अध्याय 6 कंपनी लेखे सेकेंड ऋण पत्र आशय एवं प्रकार कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। ऋण पत्र से आशय। एक कंपनी अपने अधिकृत पूंजी से अधिक राशि के अंश निर्गमित नहीं कर सकती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंपनी की जब स्थापना होती है तो कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम में अपनी अधिकतम पूंजी का उल्लेख करती है, जिसे हम कंपनी की अधिकृत या ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। और इस कैपिटल से अधिक कंपनी अंशों को जारी नहीं कर सकती है। यदि कंपनी को व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कंपनी को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो वह ऋण पत्र निर्गमित करके साधारण जनता से ऋण ले सकती है। ऋण पत्र निर्गमित करना कंपनी के द्वारा दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। यानी एक ऐसी विधि है जिससे कंपनी क्या कर सकती है, दीर्घकालीन या मध्यकालीन ऋण आसानी से प्राप्त कर सकती है। यह ऋण कंपनी अपने विस्तार एवं विकास के लिए लेती है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जानते हैं ऋण पत्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार मुद्रा कंपनी की मोहर या स्टैंप होती है, जिसके अधीन निर्गमित किया गया ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। इसमें एक निश्चित तिथि पर मूल राशि को वापस करने तथा एक निश्चित दर से प्रायः अर्धवार्षिक यानी छमाही ब्याज के भुगतान का अनुबंध निहित रहता है। अर्थात ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा या कंपनी की मोहर के द्वारा जारी किया गया कंपनी द्वारा ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। और इसमें कंपनी इस बात का उल्लेख करती है कि वह मूल राशि को एक निश्चित समय पर वापस कर देगी तथा राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करेगी। और ब्याज के भुगतान की जो अवधि होती है वो प्रायः छमाही होती है, यानी 6 महीने पर कंपनी क्या करती है, ब्याज का भुगतान करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 30 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, बॉन्ड, स्टॉक तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। ठीक है, चाहे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 कहता है कि ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र स्टॉक या बॉन्ड या ऐसी कोई अन्य प्रतिभूतियां जिसके माध्यम से कंपनी क्या कर रही है, वह जनता से ऋण ले रही है। ठीक, चाहे वह संपत्ति चाहे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं। ठीक, तो प्रभार का मतलब है कि चाहे कंपनी ने जो है कोई संपत्ति उसके बदले में जमानत के तौर पर रखी है या नहीं रखी है, तो ऐसे प्रमाण पत्र जिसके माध्यम से कंपनी ऋण ले रही है ऋण पत्र कहलाएंगे। ऋण पत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। ऋण लेने की लिखित स्वीकृति होती है। ऋण पत्र ऋण लेने की लिखित स्वीकृति होती है क्योंकि ये रिटर्न सर्टिफिकेट है। कंपनी लिखित रूप में ये प्रमाण पत्र प्रदान करती है। नंबर 2, ऋण पत्र पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है। ऋण पत्र पर कंपनी की सार मुद्रा या मोहर लगी होती है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने संबंधित व्यक्ति से ऋण प्राप्त किया है। नंबर 3, ऋण पत्र ऋण का प्रमाण है। ऋण पत्र इस बात का प्रमाण है कि कंपनी ने ऋण पत्रधारी से ऋण लिया है। नंबर 4, ऋण पत्र में एक निश्चित तिथि तथा पर मूलधन तथा एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की शर्त लिखी होती है। ऋण पत्र पर इस बात का उल्लेख होता है कि कंपनी मूलधन कब वापस करेगी तथा उस पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करेगी। ये बातें ऋण पत्र पर अंकित होती हैं। नंबर 5, ऋण पत्र ऋणदाता और कंपनी के बीच में अनुबंध होता है, जिसके अंतर्गत ऋणदाता कंपनी के लिए गए ऋण को ब्याज सहित चुकाने का वचन देती है। ठीक, तो कंपनी इस प्रकार का वचन देती है कि जो ऋण उसने लिया है उसको वह ब्याज सहित वापस कर देगी। नंबर 6, ऋण पत्र कंपनी द्वारा प्रायः लंबी अवधि के जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि के लिए ऋण लेती है। यानी ऋण पत्र के माध्यम से लंबी अवधि के ऋण जुटाए जाते हैं। नंबर 7, ऋण पत्र में ऋण की प्रतिभूति का भी वर्णन होता है और ऋण पत्र के माध्यम से लिए गए ऋण को ऋण पूंजी कहते हैं। ऋण पत्र में इस बात का भी उल्लेख होता है कि उसकी जमानत के तौर पर कौन सी प्रतिभूति या संपत्ति रखी गई है। और
ऋण पत्र के माध्यम से जो ऋण लिया जाता है उसको हम ऋण पूंजी या लोन कैपिटल कह सकते हैं। ऋण पत्रधारी तथा अंशधारी में अंतर। पहला अंतर का आधार है स्थिति। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है, जबकि अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है। नंबर 2, प्रतिफल की प्रकृति। ऋण पत्रों पर प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, जबकि अंशधारी को प्रतिफल के रूप में लाभांश मिलता है। नंबर 3, भुगतान। अनुबंध के अनुसार ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है और अंशों का भुगतान कंपनी के समापन पर होता है। ठीक। अगला है सदस्यता। ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते, ये लेनदार होते हैं, जबकि अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। 5वां पॉइंट है प्रतिफल की निश्चितता। ऋण पत्रधारी को निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो अथवा नहीं, जबकि अंशधारी को लाभांश भुगतान कंपनी में पर्याप्त लाभ होने की दशा में ही दिए जाते हैं। नंबर 6, मत देने का अधिकार। ऋण पत्रधारी को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, जबकि अंशधारी को कंपनी की सभाओं में अपना मत यानी वोट देने का अधिकार होता है। नंबर 7, निर्गमन पर प्रतिबंध। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, जबकि अंशों के संदर्भ में अंशों को बट्टे पर निर्गमित करना किन्हीं वैधानिक प्रतिबंधों को पूरा करने पर ही किया जा सकता है। भुगतान में प्राथमिकता। कंपनी के समापन की स्थिति में अंशधारियों से पहले ऋण पत्रधारियों के दावों का भुगतान किया जाता है और अंशधारियों के दावों का भुगतान सबसे अंत में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ऋण पत्रधारी तथा अंशधारी में अंतर जान सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए, चलते हैं आगे। ऋण पत्रों के प्रकार अथवा भेद। तो देखिए, ऋण पत्रों के प्रकार अथवा भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 है रजिस्टर्ड या पंजीकृत ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होता है तथा जिनकी प्रविष्टि कंपनी के रजिस्टर में होना आवश्यक है, रजिस्टर्ड या पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। अर्थात बिना कंपनी की अनुमति के इस प्रकार के ऋण पत्रों का हस्तांतरण करना संभव नहीं है। मूलधन व ब्याज का भुगतान कंपनी के रजिस्टर में अंकित व्यक्तियों को ही किया जाता है, यानी मूलधन और ब्याज उन्हीं को चुकाया जाएगा जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है। नंबर 2 है वाहक ऋण पत्र, बियरर डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, अन्य कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। मूलधन व ब्याज का भुगतान इस प्रकार के ऋण पत्रों पर वाहक को कर दिया जाता है, अर्थात ब्याज की तिथि पर या भुगतान की तिथि पर ऋण पत्र जिसके पास होंगे उसी को ब्याज या मूलधन का भुगतान कर दिया जाता है। नंबर 3 है हमारा सुरक्षित अथवा बंधक ऋण पत्र, सिक्योर्ड या मोर्गेज डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों को कंपनी की सभी अथवा किन्हीं विशिष्ट संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता है, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों की प्रतिभूति पर निर्गमित किए जाते हैं और इनके धारक जो होते हैं वो रक्षित लेनदार होते हैं या सुरक्षित ऋण पत्रधारी होते हैं, क्योंकि इनके पीछे कंपनी जमानत के तौर पर अपनी संपत्तियां रखती है। नंबर 4 है असुरक्षित अथवा नग्न ऋण पत्र, अनसिक्योर्ड और नेक डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों को ऋण तथा ब्याज के भुगतान के लिए कोई जमानत या प्रतिभूति प्राप्त नहीं होती, यानी कोई प्रभार उत्पन्न नहीं होता है, असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्रधारी कंपनी के साधारण लेनदार होते हैं, अर्थात नग्न ऋण पत्र से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिन्हें ब्याज और ऋण पत्र के भुगतान के रूप में कोई जमानत नहीं दी गई है। नंबर 5 है सोध्य ऋण पत्र, रिडेम्बल डिवेंचर। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है, शोध्य या शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। शोधन के समय एवं विधि का उल्लेख निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत कर दिया जाता है कि कब इनका शोधन किया जाएगा। ये जब ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है तो उसी समय बता दिया जाता है। नंबर 6 हमारा अशोध्य ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता, अशुद्ध ऋण पत्र कहलाते हैं, यानी इनका पैसा तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक कंपनी बंद नहीं होगी।
नंबर 7 परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों को यह अधिकार या विकल्प होता है कि वे एक निश्चित अवधि के पश्चात चाहे तो अपने ऋण पत्रों को कंपनी के अंशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार बदल सकते हैं या परिवर्तित करा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ऋण पत्र हैं वो परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। नंबर 8 है अधिकार ऋण पत्र, राइट डिबेंचर। यदि कोई कंपनी 2 अगस्त 1979 से ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो निर्गमित ऋण पत्रों को लेने का प्रथम अधिकार विद्यमान ऋण पत्रधारियों को होता है और ऐसे ऋण पत्रों को अधिकार ऋण पत्र कहते हैं। यानी पहले जो पुराने हमारे ऋण पत्रधारी हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, नए ऋण पत्र प्रस्तावित करेंगे, तो उसका राइट डिबेंचर कहते हैं। अंशों के संदर्भ में भी ऐसा होता है जिसको हम राइट इश्यू कहते हैं। ठीक, अब इसके पश्चात हम जानेंगे ऋण पत्र तथा अंश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। अंतर का आधार है ऋण अथवा पूंजी। तो देखिए ऋण पत्र के माध्यम से कंपनी को ऋण प्राप्त होता है, जबकि अंश के माध्यम से अंश कंपनी की अंश पूंजी का एक हिस्सा होते हैं, यानी अंश के माध्यम से अंश पूंजी मिलती है। नंबर 2 धारक, ऋण पत्र के धारक ऋण पत्रधारी कहलाएंगे और अंश के धारक क्या कहलाएंगे, अंशधारी। नंबर 3 स्वामित्व, ऋण पत्रधारी ऋणदाता होते हैं जबकि अंशधारी कंपनी के सहस्वामी होते हैं। ठीक। नंबर 4 ब्याज या लाभांश, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, जबकि अंशों पर लाभांश दिया जाता है जो केवल लाभ की स्थिति में ही दिया जा सकता है। नंबर 5 ब्याज या लाभांश की दर, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निर्गमन शर्तों में दी हुई रहती है और सर्वदा निश्चित रहती है, यानी पहले से ही तय रहती है, जबकि लाभांश जो है इसमें कोई दर पहले से निश्चित नहीं होती है। सामान्यतः समता अंशों की जब हम बात करते हैं तब ऐसा होता है। नंबर 6 क्रय का अधिकार, कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त होता है, अर्थात कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है जबकि कंपनी अपने अंशों का क्रय नहीं कर सकती है। ठीक है। भुगतान में प्राथमिकता, समापन की स्थिति में ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों से पहले ऋण की वापसी का अधिकार दिया जाता है, जबकि अंशधारियों को भुगतान ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने के बाद ही दिया जा सकता है। समापन के समय आधिक्य में अधिकार, इनको केवल ऋण वापसी का अधिकार होता है। समापन के समय आधिक्य या बची हुई जो राशि होती है उसमें इनका कोई अधिकार नहीं होता है। संपूर्ण दायित्वों को चुकाने के पश्चात यदि समापन के समय आधिक्य रहता है तो अंशधारी को इस आधिक्य पर राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। नंबर 9 प्रबंध में भागिता, ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। अंशधारी अपने पसंद के संचालक का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 10 सुरक्षित अथवा असुरक्षित, ऋण पत्र सुरक्षित अथवा असुरक्षित हो सकते हैं और अंश पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना ऋण पत्र तथा अंश में अंतर। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।